तो जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल एडिफाई इंग्लिश अब फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहां पे हम एक सिंपल से ऑब्जेक्टिव के साथ में इस क्लास को डेली बेसिस पे लेकर के आते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट सिंपल ऑब्जेक्टिव कि इफ़ यू फील स्ट्रगलिंग, है ना, अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करते हो जब आप किसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हो, तो वो डिफ़िकल्टी कैसी हो सकती हैं। तो आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता हो सकती है, या फिर भले पता हो वर्ड की मीनिंग लेकिन आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकाल पाते होंगे। सेंटेंस की मीनिंग अगर आप निकाल भी लिए हैं तो पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या रिलेशन था और उसको किस तरीके से जोड़ करके हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहें। तो इस चीज़ में अगर आप स्ट्रगल करते हो, डिफ़िकल्टी फेस करते हो, तो दिस क्लास इज़ फॉर यू ओनली। एंड वो और भी लोगों के लिए है। अगर आप पहले से ही अच्छे हो पढ़ने में, अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो इस क्लास को तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में हम क्या करते हैं, इस क्लास में बेसिकली हमारा 3 ऑब्जेक्टिव है। इस क्लास में सबसे पहले तो हम आर्टिकल में आए हुए टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का जो आर्टिकल है दैट इज़ रियली गुड। किससे रिलेटेड है, तो दैट रिलेटेड टू इसरो का एक मिशन था जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया है कुछ कारणों की वजह से, सिस्टमेटिक फेल्योर की वजह से। ठीक, अच्छे तरीके से उसका शायद इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। हाउएवर इसरो बहुत ही अच्छा कर रहा है जब से हम आज़ाद हुए और उसके बाद से ना, जिस टाइम पे ये इसरो बना था तब से लेकर के आज तक देखें तो इंडिया स्पेस के मामले में बहुत ही अच्छा कर रहा है। कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही यूनिक माइलस्टोन को अचीव किया है ना, जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, उनमें ये इंडिया का भी नाम जुड़ गया है। तो स्पेस के मामले में इंडिया, और स्पेशली जो इसरो है, इंडिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, पता होगा आपको, जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करना होता है, वेदर फॉरकास्टिंग करनी होती है, इन सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसरो के ऊपर ही है। ठीक है, और स्पेस के अंदर जितनी भी स्टडीज़ करी जाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ जो रिसर्च के थ्रू लेकर के आया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, कि वेदर फॉरकास्टिंग और बेहतर तरीके से किस तरीके से हो सकता है, नया वेपन अगर डिफेंस के मामले में लेके आना है, ठीक है, तो जितनी भी ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, रिसर्च करना होता है, ज़्यादातर इसरो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ तो इसरो खुद से तो करता नहीं है, ठीक है, इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल्स की नीड होती है। ठीक है, सैटेलाइट तो वो होती है कि जो आपके अर्थ के, हमारे अर्थ में जा कर के ऑर्बिट में क्या करती हो, चक्कर लगाती हो। तो ऐसे ही हमारे पास कई कैटेगरी की सैटेलाइट्स हैं, उनमें से एक कैटेगरी ये भी है, दैट इज़ PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी ये एक अलग तरीके का लॉन्च व्हीकल होता है, रॉकेट सिस्टम होता है जो क्या करता है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेके जाता है और फिर वापस वो क्या करता है, ड्रॉप चला आता है। ठीक है, तो एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो लॉन्च व्हीकल्स का इम्पोर्टेंस, जो PSLV सीरीज़ है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने बहुत सारे मिशन अभी तक सक्सेसफुली लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा रहा है ना, इसीलिए इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है इसरो का। यानी इसरो इसको फ्रिक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि इसका अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, इसी की हेल्प से हम आज के टाइम पे ग्लोबल कॉमर्शियल एक प्लेस बन चुके हैं जहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ आती हैं हमारे यहाँ अपने सैटेलाइट को लेकर के, एंड वी लॉन्च, है ना, हम भी करते हैं। हम भी बहुत एडवांस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं। दूसरी कंट्रीज़ का मतलब हुआ कि अगर आप यूएसए में बात करो तो टेस्ला की अगर हम बात करें तो, ठीक है, जो कि टेस्ला, ठीक है, मतलब है उन्हीं की, एलन मस्क की ही कंपनी है, SpaceX जिसको हम कहते हैं। नासा से भी के साथ भी हम कई सारे मिशन साथ में करते हैं। तो वो मिशन नासा इसीलिए हमारे साथ करता है बिकॉज इट नोज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छे अचीवमेंट रहे हैं। तो आज ही हम एक मिशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो मिशन था अपने 3rd स्टेज में जा कर के फेल हो गया। बेसिकली जो उसका पर्पस था, जो इंटेंट से वो लॉन्च किया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या और अच्छी चीज़ें हो सकती थी, एंड जो ट्रांसपेरेंसी है, कहीं ना कहीं जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम सैटेलाइट लॉन्च को लेकर के आ रहा है, वो पब्लिक को पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो कमर्शियल इन्वेस्टर्स जो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनको भी ये बात ट्रांसपेरेंटली पता होना चाहिए। तो किस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है, चलिए हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं, हाँ देखिए, यही हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ वाई दीज इशूज शुड बी मेड पब्लिक। यानी ये जो भी मुद्दे होते हैं इस तरीके के, उसको पब्लिक के डोमेन में क्यों लेके आया जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही हो। इसरो, पता होगा आपको, इसरो क्या है, पब्लिकली फंडेड है। यानी इसको फंडिंग जो मिलती है, जो अपना ये काम कर पाता है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा होता है। टैक्स पेयर
जो भी टैक्स पे करते हैं तभी तो सरकार वो पैसे को कलेक्ट करती है और सरकार अलग अलग विंग्स में पैसे को खर्च करती है। तो स्पेस में भी इसरो जो कि बहुत बड़ा इधर लार्जेस्ट वन है ना, लार्जेस्ट एजेंसी है स्पेस के मामले में। तो जो टैक्स पेयर हैं वो डिजर्व करते हैं किस चीज़ को, ट्रांसपेरेंसी को। जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक लिमिट तक तो उनको पता चलनी ही चलनी चाहिए। अगर बात बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की है तो बिल्कुल दैट इज़ गुड कि हाँ उसको क्लासीफाइड रखा जाए, बट जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो टैक्स पेयर्स को पता ही चलनी चाहिए, जो कि फेल्योर से, कॉजेस से या करेक्टिव एक्शन से जो भी चीज़ें हुई हैं उसको ठीक करने के लिए क्या मेजर्स रेज किए गए, उठाए गए, और साथ ही साथ जो फ्यूचर सेफ गार्ड्स हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से जो हमारा पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी डिजर्व करते हैं टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का मतलब पब्लिक बेसिकली, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लर्निंग क्या है, इसमें देखने वाली चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ करी जाती है ताकि जो इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, इंस्टीट्यूट के बारे में जो लर्निंग है वो भी अवेल हो पाए लोगों को। ओपन डिस्क्लोजर, अगर किसी भी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस किया जाता है, बताया जाता है, उसको पब्लिक में लेके आया जाता है, तो ये अनेबल कर देता है इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी को। जिसको भी नॉलेज होती है इस चीज़ की, है ना, वो इंडिपेंडेंट होकर के क्या कर पाता है, स्क्रूटनी कर पाता है। लेकिन तभी जब भी उसको पता होगा। टेक्निकल डिबेट भी हो सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, है ना, जो भी अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो इनको लेकर के डिबेट करते हैं कि क्या हो सकता था, क्या इंप्रूव किया जा सकता था। तो इसके लिए उसका पब्लिक डोमेन में आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना, जो भी इसरो नई चीज़ें कर रहा है वो भी लोगों को पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ जो प्रिवेंशन है रिपीटेड सिस्टमेटिक मिस्टेक्स का, यानी सिस्टमेटिक जो मिस्टेक चलते आ रहे हैं, ठीक है, कोशिश करी जा रही है फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या कॉज है इसका, उसको भी अगर प्रिवेंट करना है तो डिस्क्लोजर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कॉमर्शियल क्रेडिबिलिटी, यानी अगर हम लॉन्च पैड की तरह काम कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज से हमारे यहाँ सैटेलाइट भेजा जा रहा है ताकि हम उसका कमर्शियली यूज़ कर पाएँ, हमारे इसरो को हम कमर्शियली यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए भी अगर उनके भरोसे को आपको सेफ गार्ड करके रखना है तो इसके लिए भी चीज़ों को पब्लिक आपको करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी रीअश्योर करती है किस चीज़ को, इंश्योरेंस को, जो भी पैसा लगाते हैं इसके अंदर, एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी, जो आपके भी क्लाइंट्स हैं, जो भी जिनको भी सैटेलाइट लॉन्च कराना होता है, ठीक है। देखिए सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया जाता, हमारे यहाँ जो जियो वगैरह हैं वो भी उसी तरीके से ही काम करते हैं, तो ये भी प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, और किसके बारे में पता होना चाहिए, रिस्क के मैनेजमेंट को लेकर के पता होना चाहिए, रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, है ना, कि भरोसा कर सके, तो ऐसे स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो मिशन प्रिपेयर्डनेस है तो इसकी भी नॉलेज उनको होना चाहिए, कॉमर्शियल क्रेडिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। साइंटिफिक इंटीग्रिटी के लिए भी ये काफ़ी चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप अपनी इस रिसर्च के अंदर लोगों का जो फेथ है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हो तो इसके लिए भी चीज़ों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपननेस प्रिजर्व करती है इसरो की लेगेसी को, यानी इसरो बहुत पहले से जब से बना हुआ है तब से अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि दिखा रही है कि कुछ चीज़ों को छुपाए जाने की कोशिश कर रही है। तो ओपननेस प्रिजर्व्स इसरो लेगेसी एज अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। इसी के वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसरो इज़ वेरी फेमस। फॉस्टर करते हुए, सपोर्ट करते हुए ट्रस्ट को, भरोसे को, ओपननेस को, एंड साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड कल्चर को, यानी एविडेंस के साथ में जो एक लेगेसी चलती आ रही है इसरो की, इस चीज़ के लिए अगर उसको मेंटेन करके रखना है तो ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर लगता है कि हाँ दैट शुड बी मेड पब्लिक, तो उसको किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए इन सारे मुद्दों का पब्लिक में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आज के हम वोकैबुलरी पार्ट को भी देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, इससे बहुत सारे किक ऑफ वर्ड होता है ना, किक ऑफ हो गया, किक इन हो गया, सबका मतलब शुरुआत करना होता है। किक इन का क्या, किक ऑन का क्या मतलब होता है, टू बिगिन फंक्शनिंग, यानी फंक्शन करना शुरू हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड किक ऑन। स्टार्टअप, एक्टिवेट और इनिशिएट, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल से वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये याद रखिएगा, इस वर्ड को बिल्कुल मत भूलिएगा, भूलने की कोई गुंजाइश भी मत रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अब नॉर्मल हो, यानी एक नॉर्म सेट किया गया है और डेविएटिंग हो, है ना, जो एक स्टैंडर्ड से क्या करती हो, है ना, स्टैंडर्ड से डेविएट करती हो, ठीक है। कि मान लीजिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई, उसमें एक सिंपल ड्रेस कोड रखा गया है ताकि जो भी लोग उसको अटेंड करें वो उस ड्रेस कोड को वेयर करके आएंगे, उस ड्रेस कोड को ही फॉलो करेंगे। बट एक तो लोग ऐसे थे जिन कोई भी कारण हो सकता है जो उस ड्रेस कोड को मतलब फॉलो नहीं किया, उन्होंने कोई और ही ड्रेस कोड पहन के चले गए, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर उन्होंने एनॉमली क्रिएट कर दी, डेविएशन क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एनॉमली। इरेगुलरिटी और डेविएशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैडेंस। कैडेंस का क्या मतलब होता है, रिदम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट, यानी किसी चीज़ का
किसी भी इवेंट का फ्रिक्वेंसी में या फिर रदम में होते जाना, है ना, लगातार होते जाना, दैट इज कॉल्ड क्रेडेंस। पेस, टेम्पो, बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रिक्वेंसी भी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये वर्ड अपने आप में बहुत ज़रूरी है। टॉपसी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिटेल एग्जामिनेशन टू फाइंड समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का एकदम डिटेल में जा करके, है ना, पूरी चीज़ों को एनालाइज करके, ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करी जाती है, किसी चीज़ के पता लगाने की कोशिश करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोप्सी, इन्वेस्टिगेशन या पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम तो जानते हो ना आप लोग, डेड बॉडी की किस तरीके से की, उसकी डेथ किस तरीके से हुई, क्या कारण था उसका, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। तो ऑटोप्सी का मतलब डेड बॉडी का एग्जामिनेशन। एक वर्ड होता है बायोप्सी, है ना, बायोप्सी भी वर्ड याद रखिएगा, जब लिविंग, किसी लिविंग चीज़ का क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है ना, उसको काट करके एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने लैब वगैरह में, ये बायोलॉजी के लैब में किया होगा कि मेंढक को किस तरीके से कट करके उसकी स्टडी करी जाती थी, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोप्सी। एजेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड के फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है। प्रोटेक्शन और बैकिंग, यानी किसी के अंदर होना, है ना, जो भी अथॉरिटी है ना, दैट इज प्रोटेक्शन, सिंपल सा इसका मतलब, एजेस का मतलब प्रोटेक्शन, शील्ड, प्रोटेक्शन या पैट्रोनेज भी आप इसको कह सकते हो, ठीक। स्काई रॉकेट वर्ब है ये, टू इंक्रीज वेरी रैपिडली, किसी चीज़ का बहुत ही तेज़ी के साथ में क्या कर जाना, ऊपर की तरफ बढ़ जाना। स्काई रॉकेट, यानी स्काई में अगर रॉकेट जानते हो आप ना, किस तरीके से तेज़ी से जाता है, तो अगर कोई चीज़ इतनी तेज़ी से जा रही है, दैट मीन्स कि उसमें बहुत तेज़ी के साथ में इंक्रीज आ रहा है। सोर, सर्ज, एस्केलेट रैपिडली। डेमोन्स्ट्रेट, टू क्लियरली शो और प्रूव, किसी चीज़ को बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्या कर देना, प्रूव कर देना या दिखा देना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट करना। प्रूव, एग्जिबिट और एस्टैब्लिश करना भी आप इसको कह सकते हो। एग्जिबिट वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप शोकेस भी करना कह सकते हो, ठीक है, शोकेस, ठीक है, शोकेस भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनाउन, दैट इज पॉस्चर, वेरी सिंपल वर्ड, स्टैंड और एटीट्यूड अडॉप्टेड पब्लिकली, यानी एक ऐसा स्टैंड बेसिकली, आप इसको स्टैंड भी कह सकते हो आप, ठीक है, कि आपकी किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को लेकर के, किसी इशू को लेकर के आपका क्या स्टैंड है, क्या से है, दैट इज़ कॉल्ड योर पॉस्चर, है ना। तो स्टांस और एटीट्यूड जो कि पब्लिकली अडॉप्ट किया गया हो, स्टांस, पोजीशन, आउटलुक भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉस्चर, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, है ना। और इसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एडिफाई इंग्लिश, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। उससे होगा ये कि आप एक बार पहले से पढ़ के रखोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है, जब इस क्लास को आप देखोगे तो। एंड दैट कैन बी अ गुड अप्रोच टू टू चेक योर सेल्फ दैट यू आर लर्निंग और नॉट, ठीक है, क्योंकि पैसिव लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव होकर के आप पढ़ोगे तभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आज का जो टाइटल है हमारा, दैट इज़ ट्रैवलिंग रिपीट, यानी कोई तो किसी घटना का रिपीटेशन बार बार हो रहा है ना, रीअकरेंस है ये, जो कि काफ़ी परेशान करने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ठीक हो जाना चाहिए था, बट उसको इग्नोर करने की वजह से या फिर ध्यान ना देने की वजह से हुआ ये कि अब ये फिर से रिपीट हो रहा है, जो कि काफ़ी परेशान करने वाला है। इसरो मस्ट बिगिन रिबिल्डिंग, इसरो बता ही दिया मैंने, नेशनल स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या करना होगा, बिगिन करना होगा, शुरू करना होगा किस चीज़ को, या शुरू कर देना चाहिए रीबिल्डिंग को, फिर से बनाने को, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को, यानी ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे रूल्स तैयार किए जाएँ, प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाए, सेट ऑफ रूल्स, है ना, सेट ऑफ रूल्स, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर, है ना, आप इसको क्या कह सकते हो, प्रोसीजर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो बिगिन कर देना चाहिए रीबिल्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस को, यानी जो क्वालिटी के ऊपर जो भरोसेमंदी, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, भरोसेमंदी, यानी किसी को भरोसा दिलाना, दैट इज़ कॉल्ड आश्वासन भी आप इसको कहते हो। तो बिगिन कर देना चाहिए फिर से बनाने को, यानी कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ फेल्योर्स हुए हैं, तो उनको फिर से ठीक करने के लिए और इनके ऊपर काम करना है। क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोटोकॉल्स को क्या करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए और इसको शुरू कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन जनवरी 12 यानी 12 जनवरी के दिन हुआ क्या, द PSLV C62 मिशन, यानी जो ये मिशन था PSLV C62 इस मिशन का नाम था, है ना, इसी मिशन के तहत इसको भेजा गया था, लॉन्च व्हीकल भी यही था PSLV। रोज फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो कि उड़ा, ऊपर उठा, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, ये आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा एक जगह है जहाँ से बेसिकली सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के लिए, लॉन्चिंग बेसिकली जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वहीं से ये फ्लाइट करते हैं, ठीक है। तो ये उठा कहाँ, और ये कहाँ पे उठा, मॉर्निंग के स्काई में, सुबह के दिन, सुबह के टाइम पे ये काम हुआ, यानी वो अपना आसमान के अंदर गया। एंड इट्स थर्ड स्टेज किक डाउन, और इसका जो तीसरा चरण था वो भी क्या हो गया, शुरू हो गया, काम करना उसने शुरू कर दिया। देखिए किसी भी रॉकेट को जब
किसी अगर कोई रॉकेट मान लीजिए सैटेलाइट कैरी कर रहा है और उसको ऑर्बिट में जो इसका पर्पस है, जिस चीज़ के लिए उसको लॉन्च किया गया है, जो मिशन को लॉन्च किया गया है, तो उस ऑर्बिट में भेजने के लिए डायरेक्ट आप भेज नहीं सकते। उसके 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में वो बेसिकली उसको पुश मिलता है, जिससे वो क्या करता है, वो जो आपका क्या कहते हैं उसको, इसके वेलोसिटी से वो आगे जाता है और जो भी अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको मेंटेन करने के लिए सेकंड स्टेज आती है, एंड तब जा करके थर्ड स्टेज आती है। वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि जो सैटेलाइट है वो अपना प्रॉपर ऑर्बिट में जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो पहुंच जाए। तो 3 स्टेज में ये सारी चीज़ें होती है, फाइनल स्टेज होता है ये। तो उसकी शुरुआत 2 स्टेज अच्छे से क्लियर हो गए थे, पर तीसरा स्टेज जब शुरू हुआ, द लाइव टेलीकास्ट एब्रप्टली, यानी जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था टेलीविजन पे, जो लाइव चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो चीज़ें हो रही हैं उसको डायरेक्टली दिखाया जा रहा था। पता है ना आपको, ये चीज़ें दिखाई जाती है। जब चंद्रयान मिशन में हुआ था तो भी उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो ये अचानक से क्या हुआ, एब्रप्टली का मतलब अचानक से स्टॉप, यानी रुक गया। और ये क्या रोक दिया इसने, शोइंग, दिखाना रोक दिया इसने। किस चीज़ को, रॉकेट के परफॉर्मेंस को, यानी रॉकेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, इसका दिखाना बंद हो गया। और इसकी ट्रैजेक्टरी भी दिखाना क्या हो गई, बंद हो गई। यानी ट्रैजेक्टरी भी, जो रास्ता तय करके जा रहा था वो भी दिखाना बंद हो गया। एज इट बिकेम एविडेंट, जैसा कि यह क्लियर हो गया। एविडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्लियर हो जाना। एविडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी ईजिली सीन और ईजिली अंडरस्टूड। तो ये एविडेंट हो गया, क्लियर हो गया दैट इट्स थर्ड स्टेज, यानी इसका जो तीसरा चरण था, थर्ड स्टेज जो था, हैड सफर्ड, इसने सफ़र किया था, यातना सही थी किस चीज़ की, एक अनॉर्मली, यानी एक डेविएशन आया था इसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। पुटिंग पेड टू C62 मिशन, पुट पेड टू का मतलब होता है पुट पेड टू समथिंग, यानी किसी चीज़ का कंप्लीटली खत्म हो जाना है ना। तो ये इसको खत्म करते हुए पूरी तरीके से C62 मिशन को, यानी ये मिशन ही पूरी तरीके से खत्म हो गया इन अ मैनर, एक ऐसे तरीके से सिमिलर टू, जो कि वैसा ही था जो कि PSLV C61 मिशन के टाइम पे हुआ था। और ये काम कब किया गया था, मई 2025 के अंदर। मई 2025 में भी PSLV C61 मिशन को लॉन्च किया गया था, लेकिन सेम मिस्टेक जब ये भी फेल हुआ था और ये सेम मिस्टेक इसमें भी रिपीट हुई है। द चेंज इन द टेलीकास्ट बिकेम मोर फेमिलियर, तो जो चेंज था, बदलाव था इसके टेलीकास्ट के अंदर, वो भी क्या हो गया, और भी ज़्यादा फेमिलियर हो गया। यानी पहले भी ये चीज़ हो चुकी थी, इसमें कोई नयापन नहीं लगा, लोगों को ये पता ही था। फॉर डिकेड्स, दशकों से अगर हम देखें, डिकेड का मतलब क्या होता है, एक डिकेड का मतलब 10 साल का टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड 1 डिकेड, और डिकेड्स का मतलब कई दशक। द PSLV हैज़ बीन द वर्क हॉर्स, जो PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, ये व्हीकल्स होते हैं, रॉकेट्स इनको हम कहते हैं। तो जो PSLV है, हैज़ बीन, वो रहा है, क्या रहा है, वर्क हॉर्स रहा है। वर्क हॉर्स रहने का क्या मतलब हुआ कि कंसिस्टेंटली इसने क्या किया है, फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को यूज़ किया गया, यानी बहुत ही अच्छा रहा है ये। और किसका, ये इंडिया के स्पेस एम्बिशन का, यानी इंडिया का जो स्पेस को लेकर के महत्वाकांक्षा है, जो भी हमें स्पेस के अंदर जो भी रिसर्च करना है, जो भी हमें साइंटिफिक स्टडीज़ करनी है, उसके जो एम्बिशंस हैं, तो ये वर्क हॉर्स रहा है, यानी सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और काफ़ी रिलायबल भी है। वर्क हॉर्स का मतलब क्या होता है कि सबसे रिलायबल कोई चीज़, टुगेदर विद द रॉकेट टेक्नोलॉजी बीइंग मैच्योर, यानी इस चीज़ के साथ में, जो कि है रॉकेट के टेक्नोलॉजी के मैच्योर हो जाना, है ना। तो इस चीज़ के साथ में द इम्प्लीकेशन इज़ दैट, जो इम्प्लीकेशन है, जो परिणाम है, इज़ दैट, वो ये है दैट की द मिस्टेक्स दैट, ऐसी गलतियाँ जिन्होंने डुबा दिया, सैंक का मतलब डुबा दिया किस चीज़ को, दोनों ही PSLV के लॉन्चेस को, कुड बी ऑन द क्वालिटी अश्योरेंस साइड, वो क्या किसके ऊपर हो सकता है, क्वालिटी अश्योरेंस साइड के ऊपर हो सकता है। ठीक है, कि क्वालिटी के अंदर जो भी कि उसका किस तरीके से इंस्पेक्शन किया गया होगा, चेक भी किया गया होगा कि नहीं गया होगा, यानी जो भी प्रॉब्लम पहले ही थी तो उसको ठीक, सेम अगर वही रिपीट हुई मिस्टेक, तो ये दिखाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे तरीके से ठीक नहीं किया गया होगा। एटलीस्ट कम से कम दीज आर नॉट लाइकली टू बी आइसोलेटेड एनॉमलीज, कम से कम ये जो चीज़ें हैं वो संभावित रूप से आइसोलेटेड, यानी अकेले एनॉमलीज नहीं है, यानी ऐसा नहीं है, ये पहले भी नहीं हुआ है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। द C61 मिशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि फेल हुआ था, किस वजह से, आफ्टर थर्ड स्टेज लॉस्ट चैम्बर प्रेशर, जब इसका जो थर्ड स्टेज था इसने खो दिया था किस चीज़ को, चैम्बर प्रेशर को, है ना। चैम्बर की तरफ से जो प्रेशर होना चाहिए उसने चीज़ को खो दिया, तब जाकर के ये मिशन फेल हो गया था। बट रादर दैन पब्लिकली, बट बजाय कि पब्लिकली क्या किया जाए, इसको रिवील किया जाए, उसका उजागर किया जाए, जो कि है डायग्नोस्ड रूट कॉज का, जो भी कारण पता लगा होगा C61 मिशन के फेल होने का, तो बजाय इसके कि इसको पब्लिक किया जाए, द डिसीजन, तो फैसला क्या लिया गया, वॉज टू लीव, कि छोड़ दिया गया किसको, फेल्योर एनालिसिस कमेटी को, यानी जिसने भी जब भी कोई भी लॉन्च हमारा या कोई भी मिशन अगर फेल होता है तो उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड फेल्योर एनालिसिस कमेटी की रिपोर्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी इसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर तक ही सीमित रखा गया, इसको पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। इसरो प्रोवाइडेड अश्योरेंसेज, इसरो ने भी क्या किया,
प्रोवाइड किया यानी प्रदान किया, किस चीज़ को, अश्योरेंसेस को यानी आश्वासन दिलाया, और किस चीज़ का, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट का, कहा कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं, स्ट्रक्चरल जो भी बेसिक चीज़ें हैं या जो भी सिस्टमेटिक फेल्योर हैं उनको हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, उनको ठीक करेंगे। तो इस चीज़ का भरोसा दिलाया। एंड क्लियर्ड द PSLV फॉर इट्स नेक्स्ट फ्लाइट, और PSLV को क्लियरेंस दे दिया किसके लिए, इसके नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, नहीं C-60 नॉट C-62 मिशन है, राइट, C-62 मिशन के लिए इसको क्या किया, C-62 ही था ना, आगे देखते हैं। द सिम्टम ऑफ द C-62 फेल्योर, जो सिम्टम थे, जो लक्षण थे, सिम्टम पता होगा आपको, इंडिकेटर है ना, जो डायरेक्ट इंडिकेटर होते हैं किसी चीज़ के, जो कि है C-62 फेल्योर का। और रोल रेट डिस्टर्बेंस, क्या रहा है वो, और रोल रेट डिस्टर्बेंस, इसका मतलब समझ जाइए, एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब यही हुआ कि ये अपने पाथ से बेसिकली डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो यही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। पैरेलल्स द इवेंट्स प्रीसीडिंग, पैरेलल्स वो समानांतर में आता है उस इवेंट के, उस घटनाओं के जो कि प्रीसीडिंग द C-61 फेल्योर, जिसको C-61 में के फेल्योर में भी क्या किया था, प्रीसीड किया गया था, ठीक है। जो प्रॉब्लम उस टाइम पे हुई थी वही प्रॉब्लम इसमें भी देखी गई, इसका लाइन का, प्रीसीडिंग द C-61 फेल्योर। द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस आर पुअर, जो इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी फाइनेंशियल इसके परिणाम में वो काफ़ी ख़राब है, यानी पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा था तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। अंडर द ईजीज ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी इसके संरक्षण में, किसके संरक्षण में, जो कि ये न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड का, इसरो हैज़ बीन पोजिशनिंग, तो जो इसरो है वो अपने आप को पोजिशन कर रहा है, अपनी जगह बना रहा है, कहाँ पे, पोजिशनिंग द PSLV, अपने PSLV का एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे, यानी ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे, ऐसे सामान के तौर पे जो कि कमर्शियली यूज़ किया जा सके, जिससे पैसा जनरेट किया जा सके इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट, कहाँ पे, तो कॉम्पिटिशन से भरे हुए, प्रतिस्पर्धा से भरे हुए दुनिया में लॉन्च के मार्केट में, यानी दुनिया में कौन है जो अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ज़्यादा कम समय में बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, तो उसमें कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे PSLV को क्या किया था, पोजीशन किया था इसरो ने हमारे। नाउ अब इंटरनेशनल इंश्योरेंस, यानी दुनिया भर में जितने भी इंश्योरेंस हैं, जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे LIC वगैरह हमारी कंट्री के अंदर देखें तो SBI भी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, तो जो भी इंटरनेशनल इंश्योरेंस है ऑपरेटिंग, जो कि काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर, है ना, विल रीअसेस, वो फिर से क्या करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे, फिर से इसका आकलन करेंगे, किस चीज़ का, PSLV के रिस्क प्रोफाइल का, यानी इसको लेकर के, इसके मैनेजमेंट को लेकर के क्या रिस्क है, इस चीज़ को क्या करेंगे, वो रीअसेस करेंगे, इसकी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, कुड स्काई रॉकेट, तो वो भी क्या हो सकते हैं, स्काई रॉकेट कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ में क्या कर सकते हैं, उछाल मार सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, ताकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है आगे चल करके, तो और पता है आपको उसके लिए प्रीमियम भी पे करना होता है, तो उस चीज़ को जो आपकी जो भी लॉस होगी उसको कंपनसेट किया जा सके, इसलिए इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है। रेंडर करते हुए, बनाते हुए इस व्हीकल को और भी ज़्यादा कम अफोर्डेबल, यानी इसकी और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक एम्बैरेसमेंट, ये क्या है, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाला, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में जो आने वाली एम्बैरेसमेंट है एक तरीके से फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए इंस्पायरिंग टू बी अ नेट प्रोवाइडर इन स्पेस, जो कि बनना चाह रही है एक नेट प्रोवाइडर, है ना, यानी हम नेट प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, जितना हम सर्विस लेते नहीं उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। द टेन्योर ऑफ इसरो चेयरमैन V नारायणन, जो टेन्योर है यानी जो वर्क टाइम है इसरो के चेयरमैन साहब का, V नारायण जिनका नाम है, नारायणन, हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड, तो इनके टेन्योर को कैरेक्टराइज किया गया है या इसको एक रूप दिया गया है बाय अ कॉन्टिन्यूड शिफ्ट, एक लगातार होने वाले शिफ्ट के तौर पे, यानी इसके द्वारा, जो कि किससे दूर जा रहा है, इसरो के ट्रेडिशनल कल्चर से दूर जा रहा है ना, जो इसरो का एक पारंपरिक, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा जो एक कल्चर है ना, जो एक पर्सनालिटी है इसरो की, तो इससे ये दूर होते जा रहा है, ये इनके टेन्योर में पता चला है। और ये कल्चर किस चीज़ का है, साइंटिफिक ओपननेस का है, यानी साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी रखता आ रहा था ट्रेडिशनल तरीके से, अब इनके टेन्योर में ये शिफ्ट थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है। अब ये किसके तरफ हो रहा है शिफ्ट, एक और भी ज़्यादा गार्डेड यानी सीक्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक यानी रूल उसमें फंसा हुआ पोस्चर के तौर पे इसको देखा जा रहा है, ठीक है, जब से ये नए चेयरमैन साहब आए हुए हैं। वाइल द प्रेशर टू मेंटेन, जबकि जो प्रेशर है, दबाव है, ताकि मेंटेन कर सके, बनाए रख सकें ये हाई लॉन्च कैडेंस को, यानी बहुत ही ज़्यादा लॉन्च करने वाले कैडेंस को, यानी रिदम को, यानी फ्रिक्वेंटली हम लॉन्च वगैरह करना है तो उसके लिए उसको प्रेशर भी आता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए तो जो प्रेशर है, इससे आने वाला जो प्रेशर है वो समझने लायक है ना, इसको समझा जा सकता है। हिज डिसीजन टू मूव द C-62 मिशन टू द पैड, उनका जो फैसला था मूव करने का, किसको, इस मिशन को, टू द पैड, यानी इसको लॉन्च करने के लिए जो अप्रूवल देना था। वाइल द
ऑटोप्सी ऑफ इट्स प्रीडेसेसर, जबकि जो ऑटोप्सी थी, जो एग्जामिनेशन थी इसके प्रेसिडर्स की, यानी इस मतलब C62 के पहले आने वाले लॉन्च की, रिमेन्स क्लासिफाइड, उसके क्लासिफाइड रहते हुए शुड, तो ये जो बात है ना कि उन्होंने जो अप्रूवल दिया बिना ऑटोप्सी हुए, जो उसके पिछला जो मिशन फेल हुआ था उसकी स्टडी ही नहीं करी गई अच्छे तरीके से, करी भी गई तो उसको पब्लिक में नहीं डाला गया, है ना। तो उसके पहले इन्होंने क्या किया, इस मिशन को बेसिकली अप्रूवल दे दिया, है ना। तो ये करना चाहिए, रेज करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए टफ क्वेश्चंस को, काफ़ी कड़े सवालों को किस चीज़ को लेकर के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं कि हाँ ये मतलब ये फेल्योर को ध्यान में ना रख के मिशन वगैरह को लॉन्च करते हैं, इनके लिए फ्रिक्वेंसी मैटर करती है या इफिशियंसी मैटर करती है। दैट द C62 मिशन ऑल्सो कैरिड, हालांकि बता दो कि इसरो इज़ वेरी इज़ मोर इफिशियंट, है ना, बहुत इफिशियंट है। ये कुछ जो भी अगर फेल्योर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम कुछ और है, ठीक है। हालांकि लॉन्च वगैरह में दे आर डूइंग, इसरो इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। दैट द C62 मिशन, जबकि ये बात की कि ये जो मिशन था ऑल्सो कैरिड, इसने कैरी किया था, अपने साथ लिया था किस चीज़ को, यानी EOS, दैट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, N1 सैटेलाइट को, यानी एक ऐसे सैटेलाइट को भी इसने कैरी किया था, बिल्ट बाई, ये वही सैटेलाइट था जिसको बनाया गया था DRDO एंड अनस्पेसिफाइड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के साथ, यानी DRDO के द्वारा बनाया गया था और किस चीज़ के पर्पज़ से बनाया गया था, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी इसका पर्पज़ था जो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक थे, और ये मतलब ये कुछ सीक्रेट मिशंस के साथ में लॉन्च किया गया था इस EOS N1 सैटेलाइट को। तो ये बात थी कुड हेल्प, तो ये मदद कर सकती है, कुड हेल्प किस चीज़ में, एक्सप्लेन करने में और रश को, यानी इससे पता चल सकता है कि क्यों जल्दबाजी करी गई थी, इफ देयर वाज वन, अगर वो ऐसा था भी तो, ठीक है। फॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर नारायणन, यानी इनके लिए अगर अच्छी बात है, इसरो हैज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड, इसरो ने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, शोकेस किया, यानी प्रूव किया है किस चीज़ को, बढ़ती हुई रिलायबिलिटी को, यानी भरोसेमंदी को। और ये भरोसेमंदी किससे जुड़ी हुई है, इसके LMV-3 से जुड़ी हुई है, लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। 3 रॉकेट से जुड़ी है इन इस टाइम, अपने टाइम में मैंने इसका सक्सेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी इनकी एक अचीवमेंट है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मिशन जो भी हो गया। मोस्ट रिसेंटली विद द M6 मिशन, अगर हम ज़्यादा रिसेंटली अगर हम बात करें, जो कि किसके साथ में रहा था, M6 मिशन के साथ में रहा था, जो कि कब आया था, दिसंबर 2025 के अंदर आया था। बट राइट नाउ, लेकिन अभी के लिए इसरो एंड हिज बेस्ट पाथ, इसरो का और साथ ही साथ इनका जो सबसे अच्छा पाथ है, रास्ता है, किस चीज़ के लिए, रिस्टोर करने के लिए कॉन्फिडेंस को, यानी अगर उनको भरोसा फिर से वापस लाना है, चाहे वो कॉमर्शियल प्लेयर्स हों या फिर पब्लिक हो, एंड बिगिन द पेनफुल, और शुरू करना है अगर इस काफ़ी पेनफुल वर्क को, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये काम किससे जुड़ा हुआ है, रीबिल्डिंग करने से जुड़ा हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोटोकॉल्स, यानी क्वालिटी को अश्योर किया जा सके, टेक्निकल फॉल्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन किया जा सके। तो ऐसे प्रोसीजर को जो फॉलो करने का अगर शुरू करना है, इज़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू रिलीज़, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की भी जिम्मेदारी है कि वो रिलीज़ करे, पब्लिक में रखें इस इसको, इस रिपोर्ट को, जो भी ये फेल्योर एनालिसिस कमेटी की रिपोर्ट आई थी, इसको पब्लिक में रखें, किसके लिए, C61 मिशन के लिए, यानी पता चलना चाहिए लोगों को कि C61 मिशन जो फेल हुआ था उसका क्या कॉजेज़ थे, उसके कारण क्या थे। द टैक्स पेइंग पब्लिक, यानी टैक्स पे करने वाली जो पब्लिक है, जो जनता है, एंड कॉमर्शियल स्टेक होल्डर, और पैसे संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी है ना, जैसे जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कराना चाहते हैं, जो पैसे देकर के काम कराते हैं अपना, डिजर्व टू नो, तो ये डिजर्व करते हैं टू नो, जानना, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ 2025 के अंदर, यानी पिछला जो मिशन था उसमें क्या गलती हुई, वेदर इट रिकॉर्ड, भले ही ये फिर से हुआ कहाँ पे 2026 के अंदर, एंड वाई द थर्ड स्टेज, ये फिर से क्यों हुआ 2026 के अंदर, और क्यों थर्ड स्टेज वॉज अफेक्टेड अगेन, और क्यों फिर से जो थर्ड स्टेज है, जो तीसरा चरण है, उसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा फिर से। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जाना जाता है इसरो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दे ओपनली पब्लिक करते हैं चीज़ों को। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चलिए हम अपने क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, एंड वाई क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, बिकॉज दीज आर द टूल्स थ्रू विच you can check that you have understood this article completely holistically or not, and if you didn't, तो you need to focus more, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप और भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इज व्हाई डज द आर्टिकल एम्फसाइज पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फेल्योर रिपोर्ट्स, ये जो भी फेल्योर से संबंधित रिपोर्ट्स हैं उसका पब्लिक डिस्क्लोजर के ऊपर क्यों आर्टिकल एम्फसाइज करता है, इसके ऊपर दबाव क्यों डाला जा रहा है, टू सेटिस्फाई मीडिया क्यूरियोसिटी, नो, ये आंसर नहीं होगा। टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, हाँ बिल्कुल, ताकि जो पब्लिक का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, उसको मेंटेन किया जा सके, एंड
ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी को भी क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके, इसके ऊपर जवाबदेही हो इनकी, ठीक है, कि जो भी अगर गलती करते हैं तो दे शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट, एंड इट एक्सेप्ट भी करता है, बट इसके लिए इस आर्टिकल में यही बताया गया था कि इसके लिए ज़रूरी है। आर्टिकल डिस्क्राइब PSLV हिस्टोरिकल रोल, मतलब आर्टिकल जो PSLV का हिस्टोरिकल रोल है किस तरीके से इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। अ लिमिटेड व्हीकल सूटेबल ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल मिशंस, नो। एन अनरिलायबल लॉन्चर विद, अनरिलायबल तो नहीं होगा, विद इनकन्सिस्टेंट सक्सेस रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। द डिपेंडेबल वर्क हॉर्स ऑफ इंडियाज स्पेस मिशंस, इंडिया के जो स्पेस से संबंधित जितने भी मिशंस रहे हुए हैं, महत्वाकांक्षाएँ रही हैं, उसके वर्क फोर्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही रिलायबल है बेसिकली, और कंसिस्टेंटली इसको यूज़ भी किया जाता है। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कल्चरल शिफ्ट विद इन इसरो डज द आर्टिकल क्रिटिसाइज, यानी जो कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, यानी जो कल्चर रहा है इसरो का पुराने टाइम से, जो जब से ये बना हुआ है इसरो, तब से जिस चीज़ को ये फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें एक शिफ्ट आ रहा है, तो वो कौन सा शिफ्ट है जिसको आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करते हैं। मूवमेंट टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, ऐसा तो आर्टिकल में बात ही नहीं कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रही, तो अच्छी बात होगी, तो ये अच्छा रहना चाहिए, इससे और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, तो इसकी बात नहीं करी थी। एक्सेसिव रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, नो, इसरो इज़ वेल नॉन फॉर फॉर इट्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम साइंटिफिक ओपननेस टू ब्यूरोक्रेटिक गार्डननेस, हमारा क्या हो जाएगा, जो शिफ्ट आ रहा है साइंटिफिक ओपननेस से ब्यूरोक्रेटिक गार्डन्स, मतलब सिक्रेसी वगैरह, जो ब्यूरोक्रेटिक रूल बेस्ड जो सिक्रेसी होती है उसको मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश करी जा रही है अब इसरो के केसेस में भी, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ का असर, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है इसरो के ऊपर, साथ ही साथ पब्लिक के ऊपर, नॉट पब्लिक के ऊपर, सरकार के ऊपर, वो देखने वाली बात है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन रियली गेट हेल्प ऑफ, है ना, जो आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम अवेलेबल करा देते हैं। इस आर्टिकल का PDF जिसको आप पहले पढ़ोगे, एंड इस क्लास का भी PDF जिसको आप रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट। और जब आप आर्टिकल पढ़ो, खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व करो, भले आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को फिर से सीख सकते हो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। एंड इंस्टाग्राम पर भी हम आपको काफ़ी नई चीज़ें बताते रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश से संबंधित कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो कि आपके लिए जानना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो ज्वाइन दिस चैनल टू। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे तरीके से आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन बी कनेक्टेड विद अस फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे टाइम तक आप हमारे साथ जुड़ सको, एंड अपनी इंग्लिश को क्या कर सको, आप रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर सको। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।